हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और इसको बनाने की हमें क्या ज़रूरत पड़ी। ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और इसके फंक्शंस क्या हैं। साथ में हम यह भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन अगर सिंपल टर्म्स में देखें तो यह एक डॉक्यूमेंट या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा होता है कि एक कंट्री को कैसे गवर्न किया जाना है। कंट्री का मतलब है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक डेफिनाइट टेरिटरी हो, सॉवरेन हो, यानी उस पर किसी और का कंट्रोल ना हो। फॉर एग्जांपल इंडिया भी एक कंट्री है। इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के 5 फंक्शनों के बारे में बताया गया है। पहले फंक्शन को ये कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। सपोज एक लार्ज ग्रुप है जिसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट प्रोफेशंस, डिफरेंट एबिलिटीज़ के लोग हैं, कुछ रिच है तो कुछ पुअर है। अगर इन सब के लिए एक सेट ऑफ बेसिक रूल नहीं होगा तो इनके बीच में किसी भी मैटर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट ऑन डिस्प्यूट बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि हर मैटर पे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट आंसर्स होंगे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे पूरे ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूशन और सेट ऑफ बेसिक रूल का पता होता है, जिससे मिनिमल कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अब अगर किसी के पास ये एश्योरेंस नहीं होगा कि दूसरे भी इन रूल को फॉलो कर रहे हैं तो वो खुद भी इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए रूल सिर्फ पता होना भी काफ़ी नहीं है, वो लीगली इन्फोर्केबल भी होना चाहिए। रूल ना मानने वाले को पनिश किया जाना चाहिए। रूल होना चाहिए, ये तो ठीक है, हमने पढ़ लिया, लेकिन रूल बनाएगा कौन, कैसे डिसाइड होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड फंक्शन यही बताता है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है। इंडिया के केस में यह पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दी है। पार्लियामेंट के मेंबर कॉमन पब्लिक के द्वारा चुने जाते हैं। अब अगर पार्लियामेंट बिल्कुल अनफेयर लॉज बनाने लगे तो क्या, जैसे गवर्नमेंट कभी भी किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, या आप पर्टिकुलर कलर के कपड़े ही पहन सकते हैं, या आप पर्टिकुलर रिलीजन को ही फॉलो कर सकते हैं, स्किन या जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे नियम बनने लगे तो क्या। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन गवर्नमेंट की पावर पे लिमिटेशंस लगाता है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग तरीके से करती है। जैसे कॉमन तरीका, सिटीजन के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स देना जिससे गवर्नमेंट वॉयलेट ना कर सके। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्थ फंक्शन कहता है कि सिर्फ लिमिटेशंस ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को कुछ पॉजिटिव काम करने का फ्रेमवर्क भी देती है। जैसे इंडिया के केस में सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है और हमारा गोल है इसे ख़त्म करना, तो कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को यह पावर देगी कि इसे ख़त्म करने के लिए कुछ नेसेसरी स्टेप ले। फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गवर्नमेंट को ये पॉलिसी कैसे बनानी है स्टेप देती है। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रुप ऑफ पीपल को कलेक्टिव आइडेंटिटी देता है। वैसे किसी एक इंसान के पास बहुत सी आइडेंटिटीज़ होती है, लेकिन जब सब लोग एक ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं तब उन सब की एक पॉलिटिकल मॉडल और नेशनल आइडेंटिटी बनती है। फंक्शन के बाद अब अगला क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है। क्या वो फैक्टर्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाते हैं ताकि लोगों की लाइफ बेस पर कुछ इम्पैक्ट हो। सबसे पहले मोड ऑफ प्रोमुलगेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। जिन लोगों ने इसे बनाया है उनकी कॉमन पब्लिक के बीच में क्या अथॉरिटी या पॉपुलैरिटी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग जितना पब्लिक के बीच में पॉपुलर और रिस्पेक्टिव होंगे, जितना उनमें नेगोटिएट और डिफरेंट सेक्शंस को साथ लेके चलने की एबिलिटी होगी, उतना ही कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो काफ़ी स्टेबल और सक्सेसफुल रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन कई बार बदला जा चुका है। इफ़ेक्टिवनेस का सेकंड फैक्टर है कि सभी के पास उसे फॉलो करने का कारण होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहे कि मेजॉरिटी के पास माइनॉरिटी को ऑब्सेस करने का राइट है, तो माइनॉरिटी के पास कोई रीज़न नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करने का। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन अपने मेंबर का फ्रीडम और इक्वालिटी का जितना ध्यान रखेगा, उसके सक्सेस जो होने के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। थर्ड फैक्टर है बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, मतलब जो वेल क्राफ्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं उसमें पावर किसी भी एक ग्रुप या इंस्टीट्यूशन के पास नहीं होती।
है, बल्कि बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखने को मिलता है ताकि किसी एक ग्रुप की मोनोपोली ना हो सके, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और यह सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करने का काम करते हैं। इफेक्टिवनेस का एक और फैक्टर है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड या फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो उसमें चेंजेस करना बहुत मुश्किल हो जाए और ना तो उसमें चेंजेस करना बहुत आसान हो जाए। एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो कोर वैल्यू को प्रिजर्व भी करता है और न्यू सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना भी जानता हो। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसलिए इसे लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी और इसके मेंबर उस समय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा चुने गए थे। यह प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ वैसी ही है जैसे अभी के स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। उस समय इंडिया प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था, तो हर प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट को उनके पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन में ही सीट दी गई थी, रफली 1:10 लाख। मतलब प्रोविंसेस की पॉपुलेशन अगर 10 लाख है तो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली से एक ही मेंबर जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अगर 20 लाख है तो 2 मेंबर्स जाएंगे। इस तरह टोटल 292 सीट्स प्रोविंसेस की और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट की। हर प्रोविंसेस में मुस्लिम, सिख एंड जनरल कम्युनिटी में भी सीट उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के आधार पर ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। शेड्यूल कास्ट को इंक्लूड किया गया था। पॉइंट यह है कि पूरी कोशिश की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हर सेक्शन या रिलीजन से रिप्रेजेंटेशंस मिले। 3 जून 1947 पार्टीशन प्लान के बाद जो टेरिटरी पाकिस्तान के अंदर चली गई थी उसके मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हटा दिए गए थे। अब टोटल 299 मेंबर बचे। इन्होंने 2 साल 11 महीने की मीटिंग के बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। असेंबली के मेंबर्स ने हर मैटर पे बहुत क्लियरली डिस्कस एंड डिबेट की। कोई भी प्रिंसिपली पूरे नेशन को माइंड में रखते हुए अडॉप्ट किया। बहुत मैटर्स पर मेंबर्स के ओपिनियन में डिफरेंसेस भी थे, लेकिन पूरी कोशिश की गई कि हर डिसीजन सबकी सहमति से लिया जाए। इंडिया एक लंबे स्ट्रगल के बाद इंडिपेंडेंट हुआ था, जिसमें सोसाइटी के अलग अलग सेक्शन ने अपना योगदान दिया था। हर सेक्शन से कुछ प्रोमिसेस किए गए जो इंडिपेंडेंट इंडिया में फुलफिल किए जाएंगे। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स और प्रोसीजर्स के साथ साथ एक ऐसी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की भी कमिटमेंट हुई जो डिफरेंट सेक्शंस और सोसाइटी के उन प्रोमिसेस को फुलफिल कर सके, इंडियन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। कई दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी ऐड किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जांपल, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इरिश के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। कुछ आर्टिकल्स उसी दिन से ही लागू हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू हो गया। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी क्वालिटी और कंटेंट मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो ताकि क्लास 11th की और भी वीडियोस आप तक पहुंच सके।